ओके, हम अब आगे पॉलीमर्स, मोनोमर्स और पॉलीमराइजेशन की कुछ बात करेंगे। सबसे पहले देखिए कि पॉलीमर एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है जो छोटे-छोटे रिपीटिंग यूनिट्स जिन्हें मोनोमर्स कहते हैं, इनसे जुड़कर बना होता है और पॉलीमर बनने के प्रक्रम को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। So, polymers are high molecular mass substances consisting of, excuse me, a large number of repeating structural units. As polymers are single giant molecules, that is big size molecules, they are also called as macromolecules. तो पॉलीमर जो है ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं और ये सिंगल जॉइंट मॉलिक्यूल्स हैं जो बार बार छोटे यूनिट्स को जो बार बार रिपीट होते हैं उन्हें रिपीट करके बने होते हैं। तो जो छोटा यूनिट है वो कहलाता है मोनोमर एंड द बिगर यूनिट इज नोन एज पॉलीमर। Monomers are simple molecules which combine to form polymers by forming single or multiple bonds. तो मोनोमर्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में बॉन्ड्स बना के जुड़ते हैं और फिर एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्हें हम पॉलीमर कहते हैं। The process of formation of polymers from respective monomers is called polymerization. तो पॉलीमर बनने का प्रक्रम मोनोमर्स से कहलाता है पॉलीमराइजेशन। आइए देखते हैं कि ये पॉलीमर्स को हम किस प्रकार वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहला, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कि आप अपने पॉलीमर को प्लांट्स ओरिजिन से डिराइव करते हैं या इज इट अ मैन मेड पॉलीमर। सो अकॉर्डिंग टू सोर्स polymers can be natural polymers, synthetic polymers and semi-synthetic polymers. Natural polymers are obtained from nature, mostly plants and animals, example cellulose and starch. Synthetic polymers are prepared in laboratory, like Teflon, Nylon 66, and some synthetic rubbers like Buna S, etc. Semi-synthetic polymers are derived from naturally occurring polymers by carrying out chemical modifications like rayon or cellulose nitrate. तो सोर्स के आधार पे यदि आप डायरेक्टली पॉलीमर ऑब्टेन करते हैं, जैसे आप देखते हैं कि प्लांट्स में सेलुलोज पॉलीमर पाया जाता है या चावल में, आलू में स्टार्च होता है विच इज अ पॉलीमर। तो सेलुलोज और स्टार्च क्या है? बिकॉज ये नेचुरल सोर्स से प्राप्त है, इसलिए ये नेचुरल पॉलीमर्स हैं। अब नॉन स्टिक तवे के ऊपर एक कोटिंग होती है पॉलीमर की, टेफ्लॉन की। तो ये जो टेफ्लॉन है ये लेबोरेटरी में बनाया जाता है। या नायलॉन जो है ये भी एक मैन मेड पॉलीमर है। बोथ ऑफ देम आर सिंथेटिक पॉलीमर्स। कुछ पॉलीमर्स ऐसे हैं जो मिलते तो आपको नेचुरल पॉलीमर से हैं, लेकिन बाद में थोड़ा सा उसमें चेंज करते हैं थ्रू सम केमिकल प्रोसेसेस। तो these polymers are called as semi-synthetic polymers, जैसे रेयन है। एक और तरीका है पॉलीमर्स के वर्गीकरण का, ये है स्ट्रक्चर या संरचना के आधार पर। So you have linear polymers which consist of long and and straight chains. You have branched chain polymers. Polymers containing linear chains having some branches. And then you have cross-linked or network polymers. Polymers in which monomer units are cross-linked to form a three-dimensional network polymer like bakelite or melamine. तो जो लीनियर पॉलीमर्स हैं इनमें स्ट्रेट लॉन्ग चेन्स होती हैं और इनमें कोई शाखा नहीं निकलती, जैसे पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड।
ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स में कुछ ब्रांचेस होती हैं, जैसे पेड़ की शाखाएं निकलती हैं, जैसे LDPE, लो डेंसिटी पॉलीइथीन। और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर या नेटवर्क पॉलीमर में जो दो चेन्स हैं आपस में जुड़ी होती हैं क्रॉस लिंक से। जैसे क्रॉकरी आपकी जो है, बहुत सारे बर्तन प्लास्टिक की जो प्लेट्स हैं वो मेलामाइन से बनी होती हैं, और मेलामाइन एक नेटवर्क पॉलीमर है। अब मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के अकॉर्डिंग भी पॉलीमर्स होते हैं एडिशन पॉलीमर्स या कंडेंसेशन पॉलीमर्स। पॉलीमर्स जिनमें केवल एक ही कुछ भी मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलते हैं, वो कहलाते हैं एडिशन पॉलीमर्स। जब ये बनते हैं तो एडिशन रिएक्शन से बनते हैं, जैसे पॉलीथीन। दूसरे है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ये बनते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन से, और इनमें कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर है, अल्कोहल है, ये सब जब बनते हैं तो इनका निष्कर्षण होता है। फॉर एग्जाम्पल नायलॉन जो है ये एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। आगे ये पॉलीमर्स दो प्रकार के हो सकते हैं, होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स। होमोपॉलीमर्स में केवल एक ही मोनोमेरिक यूनिट होता है, और कोपॉलीमर्स में दो या अधिक मोनोमेरिक यूनिट होते हैं। होमोपॉलीमर का उदाहरण है पॉलीस्टाइरीन, और कोपॉलीमर का उदाहरण है ब्यूना S और ब्यूना N। ये सब रबर्स हैं, ब्यूना S, ब्यूना N और पॉलीस्टाइरीन। तो वर्गीकरण हमने जो पॉलीमर्स का देखा, सोर्स के अकॉर्डिंग पॉलीमर हो सकता है नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। और स्ट्रक्चर के आधार पे पॉलीमर हो सकता है लीनियर पॉलीमर, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। पॉलीमराइजेशन के तरीके के आधार पर पॉलीमर हो सकता है एडिशन पॉलीमर या कंडेंसेशन पॉलीमर, और मॉलिक्यूलर फोर्सेस के आधार पे पॉलीमर होता है इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर। देखिए जो इलास्टोमर है इसमें सबसे ज्यादा वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, जैसे रबर्स। रबर्स पे जब आप फोर्स लगाते हैं तो रबर्स स्ट्रेच हो जाती हैं, और जब आप फोर्स को हटाते हैं तो जो रबर है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती हैं। तो रबर्स कैसा पॉलीमर है, इलास्टोमर्स है। नेक्स्ट है फाइबर्स। फाइबर्स हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल नायलॉन इज अ फाइबर। आप देखते हैं कि जैसे माउंटेनियरिंग के लिए जाते हैं और जो रस्सियां होती हैं वो नायलॉन की बनी होती हैं। सो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में इलास्टोमर्स और फाइबर्स के बीच की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, ना बहुत वीक और ना बहुत स्ट्रॉन्ग। थर्मोप्लास्टिक्स तो ऐसे प्लास्टिक्स हैं जिन्हें आप बार बार मोल्ड कर सकते हैं और शेप दे सकते हैं। आपने एक बार शेप बना ली, फिर हीट करा, फिर उसको कोई और आकृति दे दी, ये है थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स हैं कि यदि आपने एक बार उनको शेप दे दी तो उसको आप रीमोल्ड नहीं कर सकते। जब आप इन्हें हीट करेंगे तो आप
इनका एक इनफ्यूजिबल मास बन जाएगा जो दोबारा कोई भी शेप नहीं लेगा। कुछ कॉमन एडिशन पॉलीमर्स देखिए। सबसे पहले है पॉलीमर, फिर है मोनोमर का नाम, फिर है उसकी स्ट्रक्चर और फिर है इसके यूजेस। तो पॉलीमर्स तो आप हर जगह ही देखते हैं, जैसे पॉलीथिन। पॉलीथिन में रिपीटिंग यूनिट है इथीन, और पॉलीथिन के टॉयज, बॉटल्स, बैग्स ये सब बने होते हैं। नेक्स्ट है पॉलीस्टाइरीन। इसमें मोनोमर है स्टाइरीन, और कंघियां, खिलौने, रेडियो, टेलीविजन पार्ट्स, बटन्स ये सारे पॉलीस्टाइरीन के बने होते हैं। नेक्स्ट है पॉलीविनाइल क्लोराइड, शॉर्ट में इसको कहते हैं पीवीसी। इसमें मोनोमर है विनाइल क्लोराइड, और इससे रिजिड पाइप्स बनती हैं। आपने देखा होगा नीचे कई लोग प्लास्टिक की फ्लोरिंग कराते हैं, ये कहलाती है विनाइल फ्लोरिंग। या आपकी वॉल कवरिंग में भी प्लास्टिक का कवर जैसा है जिससे अपनी दीवार और जमीन को पे लगवा लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एज विनाइल फ्लोरिंग, मेड अप ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड। आपका टेफ्लॉन, जैसे अभी बात करी थी प्रीवियस स्लाइड पे कि नॉन स्टिक बर्तनों पर टेफ्लॉन की परत चढ़ी होती है, इसकी वजह से वो नॉन स्टिक होते हैं। तो टेफ्लॉन एक्चुअली है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, और इसका मोनोमर है टेट्राफ्लोरोइथीन, CF2 डबल बॉन्ड CF2, and this is used for making frying pans, bakery trays, non-stick things. फिर है आपका पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। इसमें आपका मोनोमर है एक्राइलोनाइट्राइल, और ये जैसे सिंथेटिक वूल कहते हैं इसको, ये ऊन का सब्स्टिट्यूट यूज होता है सिंथेटिक वूल के रूप में, इससे फाइबर्स बनाए जाते हैं। फिर ये जो नियोप्रिन है और ब्यूना एन है और ब्यूना एस है, ये सब दीज आर टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रबर्स। इनमें अलग अलग मोनोमेरिक यूनिट्स हैं, जैसे नियोप्रिन है पॉलीक्लोरो क्लोरोप्रोपीन, तो इसमें जो मोनोमर है वो है क्लोरोप्रोपीन। और ब्यूना एन में दो मोनोमर्स हैं, ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल। और ब्यूना एस में भी दो मोनोमेरिक यूनिट्स हैं, ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन। अब आइए थोड़ी सी, ये लास्ट थ्री तो रबर्स थी, रबर की बात करें तो रबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इलास्टोमर टाइप पॉलीमर where the polymer has ability to return to its original shape after being stretched or deformed. The rubber polymer is coiled when in the resting state. The elastic properties arise from its ability to stretch the chains apart. But when the tension is released, the chain snap back to the original position. तो रबर जो है ये एक इलास्टोमर है। इलास्टोमर में कैसे अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं? वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, और जब आप इसके ऊपर से फोर्स हटाते हो तो जो रबर है अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाती है। और नेचुरल रबर ऑब्टेन होती है रबर ट्रीज में से, जिसमें से एक वाइट फ्लूइड जिसे कहते हैं लेटेक्स वो निकलता है। और जो नेचुरल रबर है इसके मोनोमर का नाम है आइसोप्रिन, नोट कर लीजिए। और आइसोप्रिन बना है, आइसोप्रिन एक्चुअली है 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। अभी देखिए आपने लास्ट टू जो रबर्स पढ़ी थी ब्यूना एन और ब्यूना एस, ये दोनों रबर्स जो हैं दीज आर ब्यूटाडाइन। तो नेचुरल रबर भी है
आइसोप्रिन है इसका मोनोमर, या इट इज 2-methyl-1,3-butadiene। ओके, और नेचुरल रबर में जो मिथाइल ग्रुप्स है इनकी सिस कॉन्फ़िगरेशन होती है, दे आर ऑन द सेम साइड। अब नेचुरल रबर जो है इसमें बहुत सारी अनवांटेड प्रॉपर्टीज हैं। इसमें वियर एंड टेयर ज्यादा होता है, जल्दी घिस जाती हैं, ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, और कभी कभी रिएक्ट भी कर जाती हैं कुछ सब्सटेंसेस से। तो इसके गुणों में सुधार के लिए एक प्रक्रम हम करते हैं which is known as vulcanization. So vulcanization is a chemical process in which the rubber is heated with sulfur, accelerator and activator at 140 to 160 degrees Celsius. The process involves the formation of crosslinks between long rubber molecules so as to achieve improved elasticity, resilience, tensile strength, viscosity, hardness, and weather resistance. तो वल्कनाइजेशन में रबर को आप सल्फर के साथ एक एक्सेलरेटर और एक एक्टिवेटर के साथ गर्म करते हो 140 से 160 डिग्री सेल्सियस में, और इसमें नेचुरल रबर के बीच में जो लॉन्ग चेन्स हैं इसमें सल्फर के क्रॉस लिंक बन जाते हैं, और क्रॉस लिंक बनने से रबर की इलास्टिसिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, विस्कोसिटी और हार्डनेस भी बढ़ती है, और जल्दी से वेयर एंड टेयर भी नहीं होता है, वेयर एंड टेयर रेजिस्टेंस भी रहता है। और ये प्रोसेस चार्ल्स गुडियर ने डिस्कवर करा था। एक्सीडेंटली इट वाज डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स गुडियर, और उन्होंने देखा कि कुछ सब्सटेंसेस जैसे आप एक्सेलरेटर डाल दो तो वल्कनाइजेशन का प्रोसेस जल्दी से हो जाता है या कम टेम्परेचर्स पे भी हो जाता है। और जो सल्फर है वो क्या करता है, सल्फर फॉर्म्स क्रॉस लिंक्स और ब्रिजेस बिटवीन द लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स। ओके, अभी यहाँ देखिए ये वल्कनाइजेशन का प्रोसेस है। पहले जो आप रबर देख रहे हैं ये नेचुरल रबर का स्ट्रक्चर है, और नेचुरल रबर में कौन सा मोनोमर होता है, आइसोप्रिन 1,3-butadiene, 3-methyl-1,3-butadiene। जब आप इसको सल्फर के साथ गर्म करते हो तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, वल्कनाइजेशन। और आप देखिए कि सल्फर ने क्रॉस लिंक बना दिए हैं, सल्फर ने क्रॉस लिंक बना दिए हैं यहाँ पे। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ कर लीजिए, नेचुरल रबर का और वल्कनाइज्ड रबर का। तो ये क्रॉस लिंक्स बनने की वजह से द प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रबर इंप्रूव। अच्छा, अभी तो देखिए एक सिंथेटिक रबर है ब्यूना एस के, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, जैसे अभी देखा था हमने। तो स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर में 2 मोनोमेरिक यूनिट हैं, और जब 2 मोनोमेरिक यूनिट होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, कोपॉलीमर। तो इसमें कोपॉलीमर, दिस इज अ कोपॉलीमर, और इसके मोनोमर्स हैं 1,3-butadiene और स्टाइरीन। दोनों को मिक्स करके ये सिंथेटिक रबर बनती है, और ये वर्ल्ड वॉर 2 में डेवलप हुई थी सिंथेटिक रबर, और ये नेचुरल रबर के कंपैरिजन में इट इज अब्रेशन रेजिस्टेंट एंड रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। तो इसमें वियर एंड टेयर भी कम होता है, और इसमें ऑक्सीडेशन भी नहीं होता है, कम होता है। सो it is a better, synthetic rubber has better properties, और इसमें भी we can vulcanize it। अभी देखिए इसकी स्ट्रक्चर देखिए नीचे,
फर्स्ट मोनोमर, फर्स्ट जो पार्ट है ये कौन से मोनोमर से ऑब्टेन हुआ है? 1,3-ब्यूटाडाइन से। 4 है ना, ब्यूटा इज 4, और जो सेकंड पार्ट है ये है आपका स्टाइरीन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टाइरीन ब्यूटाडाइन सिंथेटिक रबर। यू प्लीज ड्रॉ दिस। अब आप आजकल देखते हैं कि हम बहुत ज्यादा प्लास्टिक्स यूज कर रहे हैं, और प्लास्टिक्स भी क्या है? प्लास्टिक्स आर पॉलीमर्स। जैसे हमने पिछली स्लाइड्स में बात करी थी लो डेंसिटी पॉलीइथीन की, हाई डेंसिटी पॉलीइथीन की। अब ये एडवांटेजेस क्या है कि प्लास्टिक्स ने इतना ज्यादा हमारी लाइफ में अपना इंटरफेरेंस कर लिया है। कुछ एडवांटेजेस जो प्लास्टिक के हैं, प्लास्टिक्स आर लाइट इन वेट, they can be molded and have excellent finishing, and they possess very good strength and toughness, and possess good shock absorption capacity. तो प्लास्टिक जो है ये लाइट है, वेट में हल्के होते हैं, आसानी से हम इन्हें मोल्ड कर सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं, और टफ होते हैं, स्ट्रेंथ अच्छी होती है। Plastics are corrosion resistant, chemically inert. They have low thermal expansion coefficient and possess good thermal and electrical insulation property. तो आप प्लास्टिक में तेल रखें या अपने मसाले रखें तो कुछ रिएक्शन नहीं करते, केमिकली इनर्ट होते हैं, और इनमें करोजन का भी खतरा नहीं है, और ये इंसुलेटर्स भी हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। और आपने देखा होगा आपके बर्तनों में प्लास्टिक के हैंडल्स होते हैं, क्योंकि ये हीट को भी कंडक्ट नहीं करते हैं। और एडवांटेजेस और इनकी हैं, दे आर गुड, दे हैव गुड वाटर रेजिस्टेंट कैपेसिटी, गुड एडहेसिवनेस, स्ट्रॉन्ग, चीप टू प्रोड्यूस। तो पानी इनमें अंदर पेनिट्रेट नहीं करता है, और इनका जो है बनाने का इकोनॉमिकल है, बहुत महंगे नहीं है। और प्लास्टिक बॉटल्स कैन बी रीयूज्ड and again and again, and some plastics are unbreakable and durable, chemical resistant, and sometimes they are used to reduce soil and wind erosion, आपने देखा होगा। तो बहुत सारा सामान इनसे बनता है, स्ट्रॉन्ग है और ड्यूरेबल है, पर इनके साथ डिसएडवांटेज बहुत बड़ा है कि ये दे आर वेरी हार्मफुल टू एनवायरनमेंट। तो आजकल एक मूवमेंट है कि अवॉइड सिंगल यूज प्लास्टिक। जो एक बार यूज एंड थ्रो प्लास्टिक है उसका यूज जो है वो मिनिमम करना चाहिए, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, अपने आप डिग्रेड नहीं होते हैं आसानी से, और यदि आप इन्हें जलाएं भी खत्म करने के लिए तो ये बहुत टॉक्सिक फ्यूम्स जनरेट करते हैं, जो बाद में हमारी एयर में जाके एयर क्वालिटी को घटाता है और हमारे शरीर को ही नुकसान पहुंचाता है। और गरम चीज, ये भी देयर आर रिपोर्ट्स दैट यदि आप बहुत गरम चीज प्लास्टिक में डालें तो देयर आर चांसेस दैट इट मे कॉज कैंसर। अभी प्लीज नोट डाउन योर DHA 15. Write down 5 chemical properties of acetylene gas. Give reactions also. तो आपको 5 केमिकल प्रॉपर्टीज एसिटिलीन की लिखनी है और उसके साथ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन भी लिखना है। DHA 16, एक्सप्लेन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। तो रबर के वल्कनीकरण के प्रक्रम को समझाना है आपको कि कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसके क्या लाभ हैं, और फिर स्ट्रक्चर भी बनाना है वल्कनाइज्ड रबर का। You have to draw the structure of vulcanized rubber. और ये
DHA सारे अपने आपने लास्ट डेट ऑफ सबमिशन of these DHAs is 7th December. आपको ईमेल से भी ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं DHA सबमिशन की कि आपको DHA अपनी हैंडराइटिंग में करने हैं डेट वाइज, और हर एक DHA के ऊपर आपका नाम, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर मिल गया है तो रोल नंबर, ब्रांच, जिस ईमेल आईडी से आप भेज रहे हैं अपना, वो ईमेल आईडी, अपने साइन और डेट लिखनी है जिस दिन DHA मिला है। ये नहीं कि सारे जिस दिन कर रहे हैं वो वाली डेट। और DHA यदि आप गलत सबमिट करेंगे तो आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। और सिंगल PDF फाइल बनानी है और उसका नाम होना चाहिए आपका नाम, एप्लीकेशन नंबर और ब्रांच। और जो कोड यूज करेंगे ब्रांच के लिए, VIT वाले VIT, मैकेनिकल वाले ME, लेदर वाले LT, सिविल वाले CE, इलेक्ट्रिकल वाले EL, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ELN, ऑटोमोबाइल वाले ऑटो और वोकेशनल ऑटो वाले VA। अभी सारे गर्ल स्टूडेंट्स को गूगल क्लासरूम ज्वाइन करना था, उन्हें बता दिया गया था। यदि कोई गर्ल स्टूडेंट ने नहीं करा है तो अपना गूगल क्लासरूम कोड है ZRZOOSC। All girls of all branches have to join the Google Classroom code for meant for girl students। और जो आपके रिमेनिंग DHAs हैं उसको सिंगल PDF बनाइए और उसको यहाँ पे आप अपना 7th December तक सबमिट करेंगे। No late submission of DHAs will be allowed। आपके इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक के बॉयज को अपने सारे DHA का सिंगल PDF बनाना है जैसे बताया है, जिस फॉर्मेट में, और उसको नेम करना है विद प्रॉपर नेमिंग, और हर एक DHA के ऊपर प्रॉपर डिटेल्स होनी चाहिए जो सब बताई हैं। और आपको मेल करना है एट दिस ईमेल ID appscience.das402.gg@gmail.com पे। The last date of submission is 7th December. Boys of mechanical, civil, VIT and leather technology, आपको अपने रिमेनिंग DHAs सबमिट करने हैं सिंगल PDF बनाकर गूगल क्लासरूम पर। आप जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं करा है वो गूगल क्लासरूम पर ज्वाइन कर लीजिए। और कुछ स्टूडेंट्स के ईमेल ID गलत दिए हैं आपके अपने कॉलेज में, वो आप अपने बाकी स्टूडेंट्स को पूछ के अपना गूगल क्लासरूम या जो भी ईमेल ID है उसको ज्वाइन करिए आप, क्योंकि ईमेल हमें 7-8 ईमेल्स रिवर्ट बैक हो रहे हैं। दैट मीन्स आपने कोई गलत गूगल ईमेल ID हमें दे दिया है। तो इसकी इंफॉर्मेशन अब सिर्फ ईमेल पे और गूगल क्लासरूम पे दी जाएगी, आगे क्या क्या सबमिशंस हैं। एक और कंपोनेंट नोट करिए, आपका एडिशनल असाइनमेंट, इसको 7 तारीख तक जमा करना है। सिंगल PDF बनानी है, इसमें नेम, एप्लीकेशन नंबर, ब्रांच और AA मतलब एडिशनल असाइनमेंट। क्वेश्चंस नोट करिए। Differentiate between thermoplastics and thermosetting plastic. Second, explain in detail corrosion control methods. Third, define calorific value and how it can be determined. Fourth, give preparation, properties and uses of PVC, polystyrene, plexiglass and LDPE, low density polyethylene। ये आपको अपना नोटबुक में ही काम करना है और इसकी सिंगल PDF बना के आपको 7th तक अपने जिन जिन ब्रांचेस को बताया है रिस्पेक्टिव गूगल क्लासरूम पे या ईमेल ID पर भेजनी है। और जो ब्रांचेस
जिनको अभी नहीं बताया है वो अपना काम रेडी रखेंगे, या तो आपको मेल कर दिया जाएगा या फिर मुझे पता चलेगा तो मैं बता दूंगी कि आपको कब और कहाँ उसको भेजना है। इसके लिए परेशान नहीं होइए और अपना वर्क रेडी रखिए। और आईसीटी के सभी स्टूडेंट्स अपना काम आईसीटी सेंटर्स में भेजेंगे। थैंक यू।